वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे फॉर्म नंबर AOC4। बेसिकली अब बात करेंगे हम एनुअल फाइलिंग की। एनुअल फाइलिंग के अंदर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी होती है एवरी ईयर। तो जो स्टेटमेंट फाइल करनी होती है वो AOC फॉर्म के थ्रू फाइल करनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक AOC4 कैसे डाउनलोड करना है, तो हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे और सेम वही MCA की साइट में जाएंगे, mca.gov.in। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फॉर्म्स एंड डाउनलोड। यहाँ पे सेम वही सर्च करेंगे एडिटिव। सॉरी, AOC4 एनुअल फाइलिंग स्टेटमेंट। ओके, ये आपकी विद इंस्ट्रक्शन किट और विदाउट इंस्ट्रक्शन किट फॉर्म AOC4 को इसको डाउनलोड करेंगे। ओके, डाउनलोड करने के बाद जिप फाइल को ओपन करेंगे, अनजिप करेंगे तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये PDF फाइल फॉर्म नंबर AOC4। ठीक है, तो इसको लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर पहले नोट पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ऑल फील्ड मार्क्स स्टार आर टू बी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। ठीक है, और फिगर्स अपीयरिंग इन ई फॉर्म शुड बी एंटर्ड इन एब्सोल्यूट रुपी ओनली। ओके, figure should not be rounded off in any other unit like 100,000 lakhs millions और crores। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फिल करेंगे ऑथराइज कैपिटल, कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेम जैसे कि हम पहले भी अब डालते हैं, सिन नंबर फिल करेंगे। सिन नंबर डालने के बाद प्री फिल करेंगे तो कंपनी के नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा और ईमेल आईडी भी। समटाइम्स ईमेल आईडी नहीं आती तो आप ईमेल आईडी आप फिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे फाइनेंशियल ईयर विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चूज़ करेंगे कैलेंडर से 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ओके, फॉर्मेट यही रहेगा आपका DDMMYY। ओके, अभी हम फाइल कर रहे हैं वैसे बेसिकली 19 की, तो यहाँ पर 2019 एंड 2020। ओके, उसके बाद है डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। जो आपकी डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग है जिसमें कि ये स्टेटमेंट अप्रूव्ड हुई है तो उसकी डेट डालेंगे। सेम वही कैलेंडर से चूज़ करेंगे और यहाँ पे वो डेट आ जाएगी हमारी 21 अक्टूबर 1 अक्टूबर 20। ओके, उसके बाद आपका आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपकी आप यहाँ पे चूज़ करेंगे आप एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि नॉर्मल कॉस्ट में हम चूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका वेदर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी फाइल्ड। यदि आपने कोई प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नॉर्मली हम नो करते हैं। ओके, क्योंकि हमने कोई प्रोविजनल स्टेटमेंट फाइल नहीं की हुई। अगर आपने फाइल की हुई है तो आप यस चूज़ करेंगे। उसके बाद वेदर अडॉप्टेड इन एडजॉर्न AGM यस और नो और नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपने ये जो अडॉप्टेड है AGM में आपने अडॉप्ट कर ली, यस, यहाँ पे यस चूज़ करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ एडजॉर्न AGM इन फाइनेंशियल ईयर वाज ऑडिटेड, तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स
मैनेजर्स सेक्रेटरी CEO ऑफ द कंट्री वो सेल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे डालेंगे, यहाँ पर दिन नंबर, डायरेक्टर्स के दिन नंबर, नेम, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ फाइनेंशियल साइनिंग, ओके। उसके बाद सेकंड डायरेक्टर का दिन नंबर, नेम, डेजिग्नेशन डायरेक्टर और डेट ऑफ साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम वही कैलेंडर से चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम आगे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इन विच बोर्ड रिपोर्ट रेफर। यहाँ पे आप बोर्ड मीटिंग की डेट डालेंगे जिसमें कि अंडर सेक्शन 134 में अप्रूव हुई थी। उसके बाद डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स, वो असाइन द बोर्ड, यहाँ पे उनका डेट नंबर, नेम, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ साइनिंग रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ साइनिंग रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ऑडिट बाय द ऑडिटर्स, उनकी वो डेट आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका वेदर एनुअल जनरल मीटिंग AGM इज हेल्ड, यस या नो या नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हम अगर आपकी अगर एनुअल जनरल मीटिंग हुई है तो आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यस तो इसमें डेट ऑफ AGM आएगी। उसके बाद ड्यू डेट ऑफ AGM यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा वेदर एनी एक्सटेंशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर AGM ग्रांटेड। अगर आपने कोई एक्सटेंशन लिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि AGM की डेट्स, ड्यू डेट्स वगैरह क्या होती है, ठीक है। पहले तो हम AOC की फाइल की बात करते हैं, साथ साथ ही AOC 4 की फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है। AOC फॉर्म फाइल की ड्यू डेट होती है, वो होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एनुअल जनरल मीटिंग। AGM के बाहर विद इन 30 डेज हमें AOC 4 फाइल करना होता है, ठीक है। अब AGM की जो ड्यू डेट्स होती हैं वो होती हैं, इन केस ऑफ न्यू कंपनी है तो द एनुअल जनरल मीटिंग AGM ड्यू डेट फॉर द न्यू कंपनी इज 9th मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आपका 31 मार्च में क्लोज हुआ है तो 31 दिसंबर तक आपकी AGM की ड्यू डेट्स है। और जनरली आपकी होती है 6 मंथ, यानी कि आपकी होती है सितंबर, 30 सितंबर आपकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट्स की AGM की, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं। उसके बाद हमने आगे फर्दर आगे फिल करना है। अगर आपकी कोई सब्सिडी कंपनी है तो यहाँ सब्सिडी कंपनी का फिर नंबर डालना है। यदि आपकी कोई सब्सिडी कंपनी है, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाला हुआ है कि हमारे कि अगर हमारी ये जो मेरी कंपनी है वो सब्सिडी कंपनी नहीं है, इसलिए मैंने नो किया है। अगर आपकी सब्सिडी कंपनी तो यस करने के बाद आपको से नंबर डालना है आपकी होल्डिंग कंपनी का। अगर आपकी खुद की कोई सब्सिडी कंपनी है, यानी कि इस कंपनी की कोई सब्सिडी कंपनी है, तो यस करने के बाद यहाँ पे उसके सब्सिडी कंपनी का डिटेल डालनी है, आपका सिन नंबर, नेम ऑफ द सब्सिडी कंपनी, प्रोविजन पर टू विच कंपनी टू बी बिकम सब्सिडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने डालना नंबर ऑफ ऑडिटर्स, 1 या 2 या 3, नॉर्मल 1 ऑडिटर्स होते हैं, बड़ी कंपनी में 2 ऑडिटर्स होते हैं। तो हमारी कंपनी में 1 है इसलिए हमने 1 डाल दिया। यहाँ पे इनकम टैक्स पैन नंबर ऑफ द ऑडिटर्स का डालना है, इंडिविजुअल है, फर्म्स है, और उनका आपने डालना मेंबरशिप नंबर, ओके। और यहाँ पे SRN नंबर डालना है, जो कि फॉर्म 81 आपने फाइल किया था। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 81 फाइल करते समय आपने जो SRN नंबर था जनरेट हुआ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और प्री फिल में क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडिटर की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी सारी, ठीक है। जिसके अंदर आपका नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड आ जाएगा, ओके। जब आप ये कंप्लीट फिल कर लेंगे, आप नेम ऑफ द मेंबर, मेंबरशिप नंबर डालने के बाद उसके बाद ये पूछता है वेदर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल। नॉर्मल सभी कंपनी में एक्ट 2030 एप्लीकेबल होता है, यानी कि यह स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके। तो उसके बाद ये पूछता है आपका टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जो अभी आपको फिल करना है। अगर आपकी बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, अदर देन सम कंपनी को आपने चूज़ करना है कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, ओके। उसके बाद
नेक्स्ट ऑप्शन आती है 12 नंबर, वेदर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, यस और नो। मेरे केस में नहीं है। अगर आपकी जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं और वहाँ पे डिफरेंट ऑडिट होते हैं तो उस केस में आपको यस यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका नदर 13 ऑप्शन, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आप यस करेंगे। आज के टाइम में हर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, तो यहाँ पे यस करेंगे, चूज़ करेंगे। यस चूज़ करते ही आपकी ये लाइन कंप्लीट आ जाएगी, आपकी कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे आपका कंप्यूटर एड्रेस सर्वर है वहाँ का एड्रेस आएगा, यहाँ पे आप फिल करेंगे। ओके, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आपका क्लाउड में है तो उसका क्लाउड के जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उनकी डिटेल आपकी फिल करेंगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप फिल नहीं करने की ज़रूरत है। अब आती है आपकी बात, ये सब बेसिक डाटा फीड करने के बाद, जिसमें ऑडिटर्स की डिटेल और अदर्स डाटा फीड करने के बाद आपकी आती है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास जो भी आपकी बैलेंस शीट फाइनल हुई है जो कि आपके डायरेक्टर ने साइन की है, तो उसकी जो फिगर्स हैं आपको यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर अगर आपका नई कंपनी है तो फॉर दिस ईयर ओनली, ओके, जिस साल की आप स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ओके। उसके बाद आपका कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद करंट लायबिलिटी के अंदर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स यानी कि अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये सब आपके फिगर्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वो आई से आपने रखनी है। उसके अंदर दोनों साल की स्टेटमेंट होगी। अगर आपकी पुरानी कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, रनिंग कंपनी है तो प्रीवियस ईयर और दिस ईयर की। इसी तरह आपको एसेट्स की डिटेल फिल करनी है, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, deferred tax assets, long terms loan and advances, other non-current assets, okay। current assets, investments, inventory, trade receivable, cash and equivalent, और उसके बाद उनका टोटल्स, ठीक है। आपका ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो टोटल है आपका एसेट प्लस लायबिलिटी का वो मैच होना चाहिए, नहीं तो वो एरर शो करेगा। उसके बाद अदर डिटेल्स ऑफ बैलेंस शीट, अगर आपने कोई टर्म लोन लिया हुआ है कंपनी ने, जिस कंपनी का आप ये फिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनकी डिटेल आएगी फ्रॉम बैंक या अदर पार्टी से। उसके बाद आपका डिपॉजिट, लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी क्या होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। रिलेटेड पार्टी जो है वो सेक्शन 88 के अंदर आती है। सेक्शन 88 क्या कहता है? सेक्शन 88 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 इज अबाउट रिलेटेड पार्टी एंड डायरेक्शन इज एप्लीकेबल टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। रिलेटेड पार्टी जैसे कि आपका डायरेक्टर्स का कोई हस्बैंड एंड वाइफ, मेंबर ऑफ HUF, मदर्स एंड फादर, ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर्स, maternal grandmothers, grandfathers, son and daughter, spouse and son and daughters, ये सब आपके रिलेटेड पार्टी में आते हैं। यदि इनके साथ आपकी कोई ट्रांजेक्शन है यानी कि परचेज, सेल्स या अदर ट्रांजेक्शन, तो आपको वो रिलेटेड पार्टी में डिस्क्लोज करनी होगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं डिटेल ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लोन रिपेमेंट डिमांड फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर पार्टीज। ये सब डिटेल आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। ये सब डिटेल आप फिल कर लेंगे उसके बैलेंस शीट के थ्रू, ओके। यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लोन एडवांसेस, अदर लोन एडवांसेस। उसके बाद आपकी डिटेल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल यानी कि आपने रिकवरी जो करनी है, सन्डी डेटर्स आपके जो है ये उनकी डिटेल आ जाएगी, ओके। उसके बाद फाइनेंशियल पैरामीटर 3, अगर आपने कोई अलॉटेड की है तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट रिसीव कैश ड्यूरिंग द रिपोर्टेड पीरियड। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी कोई है आपकी, तो ये सब डिटेल आपकी इसमें आप फिल कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे साथ शेयर करिए, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद आपकी
यहाँ पे आएगा नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सिक्योर्ड लोन, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका फार्मूला जो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू नेटवर्थ है, जिसको कि हम शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, आगे फर्दर आपको, अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक इशू कोई है तो उनकी डिटेल आएगी, बॉन्ड्स इशू, राइट इशू, कोई भी आपने शेयर कैपिटल रेज किया ड्यूरिंग द पीरियड्स। ओके, उसके बाद डिटेल रिलेटेड टू कॉस्ट रिकॉर्डेड। यदि आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप फिल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स। ओके, जिसमें कि सेल आपका, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग का सेल आएगी, ट्रेडेड गुड्स की सेल, सप्लाई सर्विसेज की सेल फॉर द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। ओके, उसके बाद कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ये सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगी आपको, जो कि आपके पास बैलेंस शीट और P&L है, उस वहाँ से देख के आप ये फिल कर सकते हैं पूरा। ओके, उसके बाद आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे, आपके यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा, वो आप मैच करके देख सकते हैं। ये सब फिल करने के बाद आपकी आ जाएगी EPS। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका, अगर आपकी कोई अन्य फॉरेन एक्सचेंज है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे आप ये सब फाइनेंशियल। अगर आपके पास बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आप इजीली आप उसको देख के फिल कर सकते हैं सारे फिगर्स आप। ओके, उसके बाद आपका कोई प्रपोज डिविडेंड है, अर्निंग पर शेयर्स क्या है, आपकी इनकम कोई फॉरेन करेंसी की है तो ये सब फिल करेंगे आपको। रेंट पेड, कंजम्पशन स्टोर्स एंड स्पेस पार्ट्स, बैड डेट्स। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी कोड भी आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि 4 डिजिट्स का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ही स्टेप का होता है, मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ। ये आपका ITC HS कोड की लिस्ट 851672 85167200। ये आपके HS कोड वाइज आप इसको MC के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप फिल करेंगे तो बाकी डिस्क्रिप्शन ये ऑटोमेटिक आ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद आप टर्नओवर फिल करेंगे, प्रोडक्ट वाइज टर्नओवर आप फिल करने के बाद आप नेक्स्ट फर्दर आगे नीचे जाएंगे। तो अगर आपको CSR एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये CSR क्या होता है तो उसका मैं आपको ब्रीफ देता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल वीडियो में भी आपको बताऊँगा। CSR means corporate responsibility under Section 135 of Company Act. Company decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment. Every company having net worth of rupees 500 crores, यानी कि 500 करोड़ हो या फिर उनसे ज़्यादा हो, या फिर उनकी टर्नओवर जो है 1000 करोड़ हो और उससे ज़्यादा हो, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है during the preceding financial year, shall constitute a corporate social responsibility committee of the board consisting of 3 or more directors, out of which at least one director shall be an independent director. Okay, तो मेरे केस में CSR एप्लीकेबल नहीं है तो मैंने यहाँ पे इसलिए नो फिल कर दिया है। ओके, अगर एप्लीकेबल है तो आपको ये कंप्लीट डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद डिस्क्लोजर और रिलेटेड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होती है, तो उनके साथ जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। उनके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन की है, सेल परचेज एक्सेट्रा की। उसके बाद यहाँ पर आता है कि अगर आपकी क्या है, यानी कि आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है,
अगर आपके सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर आपका वेदर डिटेल डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू टैक्स रिपोर्ट्स ऑफ सेक्शन 134 इज अटैच, अगर अटैच यस है तो अदरवाइज आप नो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब लास्ट में ये अटैचमेंट जो करनी है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करनी है, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये तीनों चीज़ अटैच करके आपने यहाँ पे आप रेजोल्यूशन नंबर डालेंगे और डेट डालेंगे, और यहाँ पर आप इनके डीएससी अटैच करने हैं, जिस ट्रैक्टर्स के डीएससी अटैच करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एसोसिएट्स है, तो उनका मेंबरशिप नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और उनके डीएससी अटैच करेंगे। सबसे पहले आप चेक फॉर्म करेंगे, चेक फॉर्म करने के बाद अगर कोई आपकी कोई एरर है, यानी कि कोई फॉर्म में कोई गलती है, तो आपकी प्री स्क्रूटनी इनेबल नहीं होगी और ये चेक फॉर्म डिसेबल नहीं होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका डाटा रह गया। आपने अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास बैलेंस शीट और P&L है तो वही फिगर आपने एज इसमें डालनी है। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट फील्ड कर देंगे, चेक फॉर्म डिसेबल हो जाएगा, ओके, और आपका प्री स्क्रूटनी इनेबल हो जाएगा, तो आप प्री स्क्रूटनी उसके बाद आपने डीएससी अटैच करेंगे और प्री स्क्रूटनी में क्लिक करेंगे और उसके बाद इस फॉर्म को सेव कर देंगे। फॉर्म को सेव करने के बाद आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से एप्से की साइड में जाएंगे और वहाँ पे आप अपलोड करेंगे। ठीक है, ये आपकी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप इसका शेयर कीजिए, मैं आपको इसकी कॉपी भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये आपकी ड्राफ्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स है, तो इस तरीके से आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स आपने बनानी है। ओके, और लास्ट में ये आपकी फ़ीस है EOC-4 फाइल करने की। लेस देन 1 लाख शेयर कैपिटल है तो 200 पर डॉक्यूमेंट, अगर 1 लाख से 5 लाख है, 5 लाख से बिलो है तो 300, 5 लाख से 25 लाख से बिलो है तो 400, 25 लाख से 1 लाख करोड़ से बिलो है तो 500 रुपीज़ आपकी फ़ीस है EOC-4 फाइलिंग की। ये थी आपकी EOC-4 फाइलिंग का कि आप कैसे फाइल करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने डिटेल फिल करनी है कंपनी की, और उसके बाद आपने बैलेंस शीट और P&L जो आपके पास है, जो साइन कॉपी है, उसकी डाटा आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने ROC में सबमिट करना है, अपने सिग्नेचर अटैच करके। फॉर्म फिल करने के बाद, सेव करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, एमसीए की साइट में जाके, एमसीए की साइट में जाके आप लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपलोड ई फॉर्म करेंगे, अपलोड ई फॉर्म करके यहाँ पे आप नॉर्मल फॉर्म्स के थ्रू क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ब्राउज़र के थ्रू उस फाइल को अटैच करेंगे जो कि फाइल आपने सेव की है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और आपका ये फॉर्म अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी EOC-4 की कैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने फाइल करनी है। अगर आपको कहीं फॉर्म में कहीं कोई दिक्कत आ रही है कुछ समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि मैं उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मेरे कंपनी लॉ RSC को प्लेलिस्ट को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके साथ आपको ये नई वीडियो आपके शेयर हो सके और आपको इमीडिएटली पता लग जाए और आप जो भी उस वीडियो के बारे में आप उसको उस वीडियो को आप देख सकें। ठीक है, थैंक यू।